के साथ मौजूद हैं नईम रजा जी, जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव। जो ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं, वो क्या जो है 2027 का चुनाव का आगाज है, इसे कहा जा सकता है? पत्रकार महोदय, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आप इसे चुनाव का आगाज कहिए या आने वाले चुनाव की तैयारी कहिए, मगर मैं इसे आने वाले वक्त को बदलाव की लहर कहूंगा, क्योंकि जिस तबके को लंबे समय से वंचित रखा गया, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, जिसे पिछले लंबे समय से दबा करके रखा गया, आज उस समाज को समानता के पटल पे लाने के लिए चंद्रशेखर भाई लगातार हर शहर के अंदर, गांव के अंदर जाकर के और उनके लोग जाकर के बहुजन समाज को इकट्ठा करके एक विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस विचारधारा को दुनिया अम्बेडकरवाद के नाम से जानती है। लगातार ये जो देखने को मिल रहा है कि ये जो है आज लखीमपुर खीरी की जो रैली थी, वो कहीं ना कहीं देखी जाए सफल मानी जाएगी, क्योंकि देखा है कि काफी संख्या में जो है भीड़ आई थी, भीड़ इकट्ठा हुई थी। इससे पहले जो बाराबंकी में रैली भी हुई थी, वो लगातार विवादित रैली बनी रही, क्योंकि जो है वहां एक अभिनव सिंह जो है वो लगातार उनका यही कहना था कि अगर चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी के रैली करने के लिए आते हैं तो उन्हें हम आने नहीं देंगे, और कितनी अभद्र भाषा में बात कर रहे थे। उस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, जिस शख्स का आपने नाम लिया है वो एक अपने संगठन का एक छुटपैया नेता कहूंगा मैं, जो फेमस होने के लिए जिसने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर टिप्पणी की। मगर सही मानों में ये देखा जाए कि आज बड़ी बड़ी पार्टियों को नींद नहीं आ रही है, जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी काशीराम की तैयारियां चल रही हैं, और यहाँ सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के लोग भी जो हैं वो इन रैलियों में आती भीड़ को देख करके सो नहीं पा रहे हैं। उनके लिए बस एक शेर कहूंगा मैं कि एक शख्स पर सिमट आई है सारी दुनिया, एक शख्स पर सिमट आई है सारी दुनिया, हम तमाशा हैं, तमाशाई सारी दुनिया। जाने क्यों लोगों की आंखों में खटकता है चंद्रशेखर आजाद, जाने क्यों बगावत पर उतर आई है दुनिया, जाने क्यों बगावत पर उतर आई है दुनिया। जिस तरीके से अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ आपका लगातार ये चल रहा है, आपके मंच से और भी जो नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वो टेढ़ी नाक वाले, कहीं लाल टोपी वाले, इस तरीके से बोल रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में 2027 का जब चुनाव होगा तो हो सकता है आप लोगों को क्या गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? देखिए पत्रकार महोदय, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और एजुकेटेड लोग हैं, तो हम किसी भी शख्स के लिए अभद्र भाषा का, चाहे वो नाक टेढ़ी या XYZ कोई भी शब्द हो, हम ऐसा यूज नहीं करते हैं। हम तो दुश्मनों को भी गले लगाने वाले लोग हैं, हम तो परायों को भी अपना करने वाले लोग हैं। तो रही वाली बात, हम किसी को अभद्र भाषा का नहीं करते हैं। हाँ, रही वाली बात की गठबंधन की या जिसकी अटकलें हैं, चंद्रशेखर भाई ने पहले ये पैगाम दिया हुआ है कि अगर वास्तव में इस उत्तर प्रदेश के अंदर से आप जुल्म जास्ती की सरकार को रोकना चाहते हो, तो याद रखिएगा इस पूरे प्रदेश के अंदर वो समस्त पार्टियां, वो समस्त नेता एक पटल पर उन्हें आना चाहिए और इस जुल्म जास्ती की सरकार को उखेड़ के फेंकना चाहिए। और अगर ये एक पटल पर नहीं आकर के करेंगे तो याद रखिएगा आपके सामने बहुत अच्छा उदाहरण जो बिहार के इलेक्शन का है। और रही वाली बात, गठबंधन होता है तब भी और गठबंधन नहीं होता तब भी। आजाद समाज पार्टी काशीराम प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा में बूथ लेवल तक मजबूत हो चुकी है, और 2027 के आने वाला चुनाव के अंदर आप देखेंगे जो गरीब तबका है, जो किसानों का है, जो मुस्लिम समाज का है, जो दलित समाज का, जो ओबीसी समाज का, जो रिक्शा चलाने वाला है, जो ठेली लगाने वाला है, वहां से नेता बनकर के, विधायक बनकर के लखनऊ की विधानसभा के अंदर बैठते हुए आपको नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आप देखते हैं, आप कह रहे हैं कि जो है आजाद के साथ बहुजन समाज जुड़ा हुआ है, और बहुजन समाज कहीं ना कहीं दावा करता है, बहुजन समाज पार्टी भी दावा करती है कि बहुजन समाज तो हमारे साथ पूरा है। तो फिर आजाद का कितना दावा, कितने प्रतिशत सच है? क्योंकि बहुजन जो वोटर है वो भी कहीं ना कहीं कट्टरता दिखाता है। देखिए आपको बताऊं मैं कि बहुजन समाज पार्टी को, इससे बड़ा आपको एग्जाम्पल क्या दूंगा कि जिस पार्टी के 3 बार मुख्यमंत्री बनी हूँ, और आज वो पार्टी 250 बार और 250 से ज्यादा इसके विधायक एक बार में रहे हो, और आज वो एक विधायक पर आ गए हो। तो बस इतना आपको समझाना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से अपने बहुजन समाज के लोगों को कि बहुजन समाज
एक डूबता हुआ जहाज है और चंद्रशेखर आजाद एक उभरता हुआ आजाद जहाज है। बहुजन समाज पार्टी एक डूबता हुआ चांद है और चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी एक उगता हुआ सूरज है। अगर डूबता हुआ चांद बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर कभी कभी कहते हैं अपने शब्दों में कि अगर मायावती जी हमारे साथ आ जाए तो उनको एक बार पीएम जरूर बनाएंगे, तो आप कैसे चंद्रशेखर आजाद जी कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। देखिए, ना तो चंद्रशेखर भाई हमसे अलग कहते हैं, ना हम चंद्रशेखर भाई से अलग कहते हैं। वो हमारी बड़ी हैं और चंद्रशेखर भाई ने कई बार बड़े बड़े मंचों से भी कहा है कि हम तो उन्हें महापुरुषों में अपने मानते हैं। ये दिल के अंदर सम्मान देने की भावना को समझिए और ये भी याद रखिएगा कि चंद नेताओं के बहकावे में अब ये बहुजन समाज के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि पार्टी और संगठन नेताओं से नहीं बनते हैं, पार्टी और संगठन आवाम से बनते हैं। याद रखिएगा, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, अगर आवाम जिस पार्टी और जिस संगठन के साथ खड़ी है तो वही सत्ता के अंदर पार्टी दिखाई देगी और वही इस उत्तर प्रदेश और देश के अंदर पार्टी दिखाई देगी। और इस बार इस प्रदेश की जनता ने और बहुजन समाज ने ठान लिया है कि बहुजन समाज जो है वो इस चंद्रशेखर आजाद भाई के इस नीले झंडे और इस केतली के साथ खड़ा होना है। यूजीसी पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, यूजीसी पे मेरा क्लियर कट स्टैंड है। मैं मुस्लिम समाज से हूँ और मैं जनरल कास्ट से आता हूँ, मगर मैं आपको सच बताऊं कि इस देश के अंदर समानता होना चाहिए। मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ा हुआ हूं, मैं क्वालिफिकेशन मेरी एमएससी एमएड है। मैंने वहां चीजों को महसूस किया है कि जो लोग जनरल कास्ट के होते हैं, सभी लोग, अगर आप कहो कि वो गलत होते हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा, मगर ऐसी विचारधारा के लोग जिनके अंदर मनुवाद की विचारधारा भरी होती है, ऐसे विचारधारा के लोग कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को हकीर समझते हैं, नीच समझते हैं, छुआछूत समझते हैं और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न होता है। मैं तो चाहूंगा कि ये जो यूजीसी एक्ट आया हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसे छोटे छोटे कॉलेजों के अंदर और छोटे छोटे स्कूलों के अंदर भी लागू कर। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये लोगों के साथ भेदभाव होता है। अब वो कोई भी कानून जो समानता लागू करे, लोगों में मोहब्बत जगाने का काम करे, उसे देश के अंदर लागू होना चाहिए। और फिर यूजीसी कानून लोगों का संरक्षण देने का कानून है, इससे किसी को खतरा क्या होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यूजीसी कानून के अंदर आप उठा करके देख लो, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर बनेगा तो वहां सिर्फ शिकायतकर्ता ही जो है वो ओबीसी समाज के, दलित समाज के होंगे। जो भी पैनल बनाया जाएगा उसमें ज्यादातर सब जो है वो अपर कास्ट के लोग हैं। उसमें दिक्कत क्या है? मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी यूजीसी बिल जो है अभी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि जब से उसमें रोक लगी है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है जिससे यह लगे कि जो है पूरी तरीके से यूजीसी लागू होगा। अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता है या यूजीसी नहीं लागू होता है, तो जो है कहीं ना कहीं देखा जाए आजाद समाज पार्टी किस हद तक जो है आंदोलन करने के लिए। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पहले एक बात पूछना चाहूंगा, क्या देश के अंदर समानता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो देश के अंदर सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? सबको बराबर की एजुकेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? चाहे वो किसी भी समाज को। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, और उसके साथ अगर अन्याय अत्याचार हो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो उसकी शिकायत होना चाहिए, उसकी प्रॉपर जो है वो जांच होना चाहिए। रही वाली बात कि अगर ये यूजीसी रेगुलेशन अगर लागू नहीं किया जाता है तो आजाद समाज पार्टी काशीराम की बहुत जबरदस्त तैयारी है। गली गली में जाकर के प्रदर्शन करने का काम करेगी और अपने लोगों को जगाने का काम करेगी और 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर से इस जुल्म जाति को, सरकार को खेड़ फेंकने का काम करेगी और आने वाले 2029 के अंदर केंद्र से इनकी सत्ता का तख्ता पलट करके और फिर सबको इस देश के अंदर समानता का और एकता का भाव पैदा करके एक ऐसा कानून बना करके पेश किया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज, एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं, इस समय जो ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इससे लगातार जो है भारत का व्यापार गैस का और कहीं ना कहीं देखा जाए एलपीजी और पेट्रोल और डीजल,
का व्यापार जो बाधित हुआ है, जिसके कारण आप देख भी रहे हैं कि लोगों को एलपीजी गैस नहीं मिल रही है और लगातार जो है पेट्रोल पंप पे लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी के लोग जो है लगातार ये कहते हैं कि मोदी जी जो है विश्व गुरु हैं, भारत का डंका हर देश में बजता है, विश्व में भारत का डंका बजता है। तो आज की डेट में जो लगातार ये युद्ध चल रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पर विराम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? इस पे आप क्या कहना? देखिए पत्रकार महोदय, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु हैं, आज दुनिया का बच्चा बच्चा ये देख रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से विश्व गुरु हैं। एक डमरू अमेरिका से बजाया जाता है और हमारी सरकार यहाँ उसके हिसाब से कर्तव्य दिखाना स्टार्ट कर देती है। जब ट्रंप जी कहते हैं कि भारत सरकार रूस से तेल नहीं सस्ता खरीद सकती है, तो भारत सरकार नतमस्तक हो जाती है एक विदेशी के आगे, एक अंग्रेज के आगे, एक गोरे के आगे, और जो सस्ता तेल रूस हमें प्रोवाइड कराता है वो लेना बंद कर देती है। फिर थोड़े दिनों बाद बटन दबाया जाता है कि 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आपको छूट मिल रही है, आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। फिर सरकार खरीदने लगती है। बताइए मेरी बात को, सरकार सच्चाई इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी को देश के सामने ये क्लियर कर देना चाहिए कि इस देश को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं या फिर अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप जी चला रहे हैं। ये जरूर बता देना चाहिए देश को, क्योंकि आपको सच्चाई बताऊं, जिस तरीके से देश की विदेश नीति का बट्टा बैठाला गया है वो दुनिया देख रही है इस वक्त। आप जरा विदेश नीति को हमारे समझिए। कुछ समय पहले बांग्लादेश हमारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, नेपाल हमारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, श्रीलंका हमारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, और ईरान तो इस तरीके का दोस्त है कि ईरान ने अपना जो क्रूड ऑयल होता है उसे हमें रुपए के भाव में दिया हुआ है। याद रखिएगा, जब पहलगाम में हमला हुआ तो आईसी की जो मीटिंग है उसमें सिर्फ अकेला ईरान था जिसने कहा था ये आतंकवादी घटना है। ये ईरान है जो हर तरीके से भारत के कांधे से कांधा मिला करके खड़ा रहता है। ये ईरान है कि जो कश्मीर के मुद्दे पे कहता है कि कश्मीर जो है वो भारत का इंटरनल मामला है। मोदी जी इजराइल को फादरलैंड बताते हैं, तो भाई उनके लिए फादरलैंड होंगे, हमारे लिए तो फादरलैंड नहीं है। वो कब किसे क्या बता दे पता नहीं। इजराइल में खड़े होके कह रहे हैं इजराइल इज द फादरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड। ये क्या है भाई? अब इंडिया तो हमारी जान है, जहान है, और इस देश के ऊपर सब कुछ कुर्बान है। अब वो अलग वाली बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का डीएनए कहाँ का है, मुझे नहीं पता। अगर वो फादरलैंड कह रहे हैं, कहाँ पे क्या नहीं है। खैर जो है